तो आज की क्लास में एक तो यही पॉइंट आपको यूज़ करना पड़ेगा कि वेक्टर है और डॉट में सेम वेक्टर है, तो रिजल्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और इसके ऊपर स्क्वायर। जैसे अगर हमारे पास में वेक्टर ए है तो ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर, ए वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड होगी। सिमिलरली आगे भी कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थे वो किए हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में, कि ऐसे फोर्सेस जो पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करते, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। तो अब इसी ग्रेविटेशन में समय आ गया है कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम जान लो। देखो इसका मतलब ये हो गया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस तो तुम जान चुके हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस में तुमको एक नाम भी पता चल गया था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आगे जाओगे तो नेक्स्ट वाली क्लास में इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव है। तो जो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो अभी आगे आपको पता चलते चले जाएंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में एक तो फ्रिक्शन आ जाता है, जो रास्ते पर डिपेंड करे वो आपका नॉन कंजर्वेटिव है। तो बड़ा कॉमन सेंस लगा के ये बात समझी जा सकती है कि फ्रिक्शन फोर्स तो पाथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो जो फोर्सेस पाथ पर डिपेंड करेंगे वो आपके जो हैं भाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स F बराबर म्यू एन होता है ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ही तो है। तो फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे से क्या है? अटैच्ड है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव में आता है तो नॉर्मल रिएक्शन भी नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। और कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जिनके लिए हम यूज करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब समझ लो, कंजर्वेटिव फोर्सेस ये गॉड गिफ्टेड हैं भाई। अगर दो मासेस होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, हमारा वहाँ कोई रोल नहीं है। हम चाहें कि नहीं हटाओ इसको तो नहीं हट पाएगा। अगर चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ही लगेगा, हम चाहें या ना चाहें ये लगेंगे ही लगेंगे। आप इनको ऐसे बोल सकते हो कि इंटरनल फोर्सेस हैं, इनका हम कुछ कर नहीं सकते। सिमिलरली फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन जहाँ होना चाहिए वो होंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि दो बॉडी कांटेक्ट करें और नॉर्मल रिएक्शन ना हो तो हमारे सोचने से तो काम बनेगा नहीं, वो तो होगा ही नॉर्मल रिएक्शंस। एक्सटर्नल फोर्स जिनमें हमारा जोर चले, हम चाहें तो हो और चाहें तो ना हो, तो एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इन तीन तरीके के फोर्सेस से मुलाकात आपको कर लेनी है और ये सोच के चलना है कि कहीं पर अगर हम टोटल फोर्स की बात करें तो इन सबका समेशन, जैसे अगर मैं ये कहूं टोटल फोर्स, तो इसका मतलब यार ये होगा कि तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि कंजर्वेटिव है तो उसको भी लेना है कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव है तो उसको भी लेना है। कंजर्वेटिव के लिए C कर देते हैं, नॉन कंजर्वेटिव के लिए NC कर देते हैं, N फॉर नॉन, C फॉर कंजर्वेटिव, और एक्सटर्नल के लिए EXT कर देते हैं। तो जब हम बोलेंगे टोटल फोर्स तो आप इन तीनों की याद जरूर कर लीजिएगा और फिर इंतज़ार करिएगा कि जो मैंने तीनों के बारे में सोचा है कि तीनों हैं या फिर कोई दो हैं या फिर कोई एक है। आप तीनों के बारे में हमेशा सोचिएगा कि जैसे मैं बोलूँ टोटल फोर्स तो आप इन तीनों के बारे में सोचो, फिर क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो सिचुएशन को। अगर आपको लगे कि एक्सटर्नल तो है ही नहीं तो इसको जीरो कर दो, अगर आपको लगे कि नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं है तो इसको भी जीरो कर दो, और ये है तो ठीक है, अगर ये नहीं है ये है तो फिर मतलब आपको हमेशा तीन के बारे में सोचना है। जहाँ जैसे सेटिंग हो जाए वहाँ उसको लो, जो नहीं है उसको हटा दो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए था,
और ये पॉइंट पता होना चाहिए था। तो ये मैंने बताया आपको और ये बताया आपको, ये तो खैर आपको पता ही था। अब जाना है वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो बड़ा सवाल है कि वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क। स्टैंडर्ड वे में बात करते हैं। वर्क W बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। ये वर्क का अपना यहां से डेफिनेशन निकाल लो। और W बराबर होता है इंटीग्रेशन फोर्स डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो अब यहां पर जो है हमें क्या करना है, हमें कब इंटीग्रेशन लेना है कब नहीं लेना है। देखो अगर हम फोर्स को F से लिख लें और डिस्प्लेसमेंट को चलो D से लिख लें और यहाँ पर फोर्स को अगर हम F से लिख लें और छोटे डिस्प्लेसमेंट को जनरली हमारी आदत होती है DR से लिखने की, तो यहाँ पर वर्क डन निकालने के दो रास्ते हैं। कब हमें इंटीग्रेशंस के बारे में सोचना है, कब इंटीग्रेशन के बारे में नहीं सोचना है। तो जो ये वाला रिजल्ट है ना, ये वैलिड व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन निकालने के लिए आपको फंडा लगाना है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला आप तब याद रखेंगे वैलिड व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। अगर फोर्स वेरिएबल है तो आप ये वाला फंडा लगाएंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आया कि 20 न्यूटन फोर्स गिव डिस्प्लेसमेंट 10 यूनिट 10 मीटर, फाइंड वर्क डन। तो यहाँ पे जो 20 न्यूटन फोर्स है वो कैसा है, कांस्टेंट है ना। तो आपने फंडा लगाया W बराबर F डॉट डी। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, तो वैल्यू में चले जाओ। मॉड ऑफ फोर्स मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 20 है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 10 है, थीटा के बारे में कुछ दिया नहीं तो क्या लेते हैं 0। तो 200 जूल आ गया। फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है और न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल। ठीक, अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो कि फोर्स F इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप ऑन ऑब्जेक्ट gives position change from 1 to 3 to 0 4 6 फाइंड वर्क डन। अब यहाँ पर जो फोर्स है वो कैसा है, वेरिएबल है, एक्स वाई जेड में आ गया ना। अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5 तो फोर्स अलग होगा, और अगर x की वैल्यू ये y की वैल्यू ये तो फोर्स अलग होगा। तो वेरिएबल फोर्स आ गया। तो अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो अब आप वर्क डन निकालेंगे W बराबर इंटीग्रेशन F डॉट डी आर। ठीक, अब देखिए फोर्स में लिखा है एक्स वाई जेड, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड स्क्वायर के कैप। तो डी आर जानते हो क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप
और DZ K कैप। जैसा देश वैसा भेष वाली पॉलिसी यहाँ पर चलेगी, यानी DR हमेशा ऐसा नहीं होगा। देखो आप ये आदत बना लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इफ F गिवन इन फंक्शन ऑफ XYZ, अगर फोर्स जो है वो XYZ में दिया गया है तो DR का मतलब हो जाएगा छोटे से डिस्प्लेसमेंट, DR का मतलब हो जाएगा dx I कैप, dy j कैप और dz k कैप। कैसे हो जाएगा समझो भाई। डिस्प्लेसमेंट को तुम किससे लिखते थे? r से लिखते थे। तो डिस्प्लेसमेंट r बराबर क्या होता था? xi yj zk, याद है? तो छोटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? dr। तो x भी छोटा ही हो जाएगा ना, तो dx, और y भी छोटा हो जाएगा dy, और z भी छोटा हो जाएगा dz। तो जब फोर्स वाले वेरिएबल फोर्स में अगर एक्स वाई जेड आ रहा है तो तुरंत जो है dr को इसी तरीके से ओपन कर लेना, ठीक। अब हमने यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ाया तो इंटीग्रेशन x dx होगा, i से इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy होगा और इंटीग्रेशन z स्क्वायर dz होगा। क्लियर है ना भाई? i से, j का j से और k का k से, डॉट प्रोडक्ट में यही चलता ही है। और साथ ही साथ हम इंटीग्रेशन भी सभी के साथ लगा रहे हैं। एक लाइन की जो है हमने यहाँ कंजूसी करी है। मुझे करना क्या चाहिए? पहले सबको x dx y स्क्वायर dy z स्क्वायर dz को ब्रैकेट में बंद करना चाहिए और फिर इंटीग्रेशन बाहर रखना चाहिए और फिर हर किसी में इंटीग्रेशन आगे जाने देना चाहिए। क्लियर ये बात? अच्छा, अब आप देखिए शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ हुई है? 1 2 3 से 0 4 6। तो ये x का क्या है? इनिशियल, और ये x का क्या है? फाइनल। तो x की इनिशियल वैल्यू है 1 से 0 और y की इनिशियल से फाइनल वैल्यू है 2 से 4 और z की इनिशियल से फाइनल वैल्यू है 3 से 6। और इसकी आदत बहुत हो चुकी है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 0, y 3 3, 2 से 4 और z 3 3, 3 से 6। सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1/2 प्लस इसको करेंगे तो क्या आएगा? 4 की पावर 3 64 माइनस 8/3 प्लस 6 की पावर 3 36 इंटू 6 कितना होगा? 6 6 या 30 216। तो यहाँ पे आ जाएगा 216 माइनस का 27/3। सॉल्व कर लेंगे, जूल में क्या आ जाएगा आंसर। यही तो फिजिक्स का चमत्कार है कि पढ़ने क्या जा रहे हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम, और अभी उसकी तैयारी चल रही है कि अगर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम सीखनी है तो उससे जुड़े हुए जो इनिशियल पॉइंट्स हैं पहले उनको जान लिया जाए। तो इनिशियल पॉइंट बताने की कोशिश चल रही थी। इस समय आप तीसरे पॉइंट पर 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नोट करिए, सीक्वेंस पता ही है, पहले नंबर 1 फिर नंबर 2 फिर नंबर 3 इंक्लूडिंग 2 प्रॉब्लम्स। तो W बराबर F डॉट D फॉर डिस्प्लेसमेंट, और अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन लगा करके फिर वर्क डन निकाला जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम ये थ्योरम ये कहती है कि जो वर्क डन होता है बाय टोटल फोर्स, इसका स्टेटमेंट है वर्क डन
बाई ऑल फोर्सेस, या फिर लिख सकते हैं वर्क डन बाई टोटल फोर्सेस। अब देखो मैंने यहाँ पे टोटल फोर्स नाम लिया, तो किसके बारे में सोचोगे? FC के बारे में, FNC के बारे में, F एक्सटर्नल के बारे में। तो ये बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जिसके ऊपर ये वर्क डन हुआ है। जैसे सपोज कर लो कि ये कोई सिस्टम है, इस पर F टोटल लगाया गया, तो तुरंत जो है आप अपने माइंड में F टोटल को लेकर के F कंजर्वेटिव सोचेंगे, C फॉर कंजर्वेटिव, NC फॉर नॉन कंजर्वेटिव, और एक्सटर्नल सोचेंगे। तो फोर्स लगाने से पहले इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो KI थी, और फोर्स लगाने के बाद यानी वर्क हो गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? K फाइनल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया K फाइनल माइनस का K इनिशियल। तो स्टेटमेंट जो है इस थ्योरम का वो बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब हमें ये स्टेटमेंट जो है प्रूफ करना है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज या वर्क डन बाई टोटल फोर्सेज। टोटल फोर्सेज क्यों? टोटल फोर्स नॉट फोर्सेज। तो वर्क डन बाई टोटल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो प्रूफ किया जाए इसको भाई। तो सबसे पहले अब वर्क हम निकालते हैं दो तरीके से, एक तो कांस्टेंट वाले फोर्स में और दूसरा वेरिएबल वाले फोर्स में। तो प्रूफ करने के लिए पहले चलो कांस्टेंट वाला फोर्स ले लेते हैं कि जो फोर्स है हमारे पास में कांस्टेंट है। तो W इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ये अगर फार्मूला हमने सेलेक्ट किया है तो ये सोच के किया है कि जो फोर्स है वो कैसा है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा W टोटल, यहाँ पे लिखा F टोटल, डॉट में डिस्प्लेसमेंट, W टोटल, F टोटल आ गया, MA टोटल, डॉट में डिस्प्लेसमेंट। A फॉर एक्सेलरेशन वेक्टर है तो एरो आपका जो है A पर लगेगा। तो ये आ गया W टोटल इज इक्वल टू M A डॉट D। अब A का मतलब हो गया A टोटल, W का मतलब हो गया W टोटल। ठीक है, 3 स्टेप तक मैंने सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करी हैं। अब जब ये फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेगी, डिस्प्लेसमेंट देगी। और डिस्प्लेसमेंट देगी क्योंकि फोर्स हमने क्या लिया है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में फार्मूला होता है v² बराबर u² प्लस का 2as। तो देखो v² को क्या लिख सकते हैं? v डॉट v लिख सकते हैं ना, और u² को क्या लिख सकते हैं? u डॉट u प्लस का 2। A for acceleration, A is a vector quantity. S for displacement, here we consider D, A dot D. तो यहाँ से आ गया V डॉट V माइनस का U डॉट U अपॉन में 2 इज इक्वल टू A डॉट D। तो यहाँ पे लिखा W बराबर M, और A डॉट डी की जगह पर आ गया V डॉट V माइनस का U डॉट U और साथ में 2। इस पूरी इक्वेशंस को मैं वेक्टर लुक देना चाहता था कि आप देखो कि v² बराबर u² प्लस 2as में अगर लोग हमको चैलेंज करें, आपको चैलेंज करें कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, और फिर आप रियलिटी जानते ही हैं कि V डॉट V का मतलब क्या है? v²। तो ये हो गया हाफ mv² और माइनस का हाफ mu²। तो ये हो गया K फाइनल और माइनस का K इनिशियल। तो W बराबर क्या हो गया? डेल्टा K। हो गया, प्रूव हो गया।
ठीक है, नोट करिए पहले इतना। और अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो देखते हैं ये वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट कैसे प्रूफ होगा। अभी तो तुमने कांस्टेंट फोर्स के लिए प्रूफ किया, अब अगर कांस्टेंट नहीं है तो आप लिखोगे W टोटल इंटीग्रेशन F टोटल और डॉट में क्या लिखोगे, dr, ये लिखोगे। और फिर यहाँ पे आएगा W टोटल अंडरस्टूड है, अब यहाँ पे M A डॉट dr। M तो कांस्टेंट है क्योंकि ये तो बाहर आ सकता है, लेकिन फोर्स अगर वेरिएबल है तो करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, वेरिएबल ही होगा, तो उसको रखना पड़ेगा यहीं पर। और हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर होता है dr बाई dt, ये भी तो पता है आपको। dr बराबर क्या हो जाएगा, v dt। तो यहां से आ गया Wm और a बराबर होता है dv बाई dt डॉट v dt, क्योंकि एक्सेलरेशन a बराबर होता है dv बाई dt। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर हो गया m और v डॉट dv। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m v dv cos 0। भाई अगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो dv क्या है, छोटा सा वेलोसिटी वेक्टर, तो डायरेक्शन में कैसा होगा, वही होगा। यहाँ पे cos 0 कर दिया, तो W बराबर हो गया m और cos 0 से 1 हो गया। अब ये लिखा v dv। अब मान लेते हैं कि वेलोसिटी u से v तक वेरी की है, लिमिट्स लगा दिया, तो W बराबर m इंटीग्रेशन किया v स्क्वायर बाई 2 u से v, तो ये आ गया W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, तो W बराबर आ गया हाफ m v स्क्वायर माइनस का हाफ m u स्क्वायर, तो W बराबर हो गया k फाइनल माइनस k इनिशियल, तो W बराबर क्या आ गया, डेल्टा के। यानी अब ये 100% कन्फर्म हो गया कि चाहे फोर्स वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, ऑलवेज वैलिड है। नोट कर लीजिए इसको भी आप। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो वर्क डन होता है वो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, प्रूफ भी किया है। अब आप ये भी समझो कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम वाला फंडा आपको लगाना कब है। एक बार फिर से लिख देता हूं कि W फॉर वर्क डन बाई टोटल फोर्सेस F टोटल, ये बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, यानी के फाइनल माइनस का के इनिशियल, और इसको हम लोगों ने प्रूफ किया। तो अब इस थ्योरम का इस्तेमाल कब करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, समझना सुनना। इस थ्योरम का यूज हम तब करते हैं कि जब हमें कहा जाता है कि उस वाले फोर्स से लगने वाले वर्क डन का पता लगाइए। उस वाले फोर्स से कोई भी फोर्स हो सकता है, अरे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं यार। वेट वाला फोर्स होता है mg, विस्कस वाला फोर्स होता है जो कोई लिक्विड या कोई भी फ्लूइड जो है किसी बॉडी पर लगाता है, फ्रिक्शन वाला फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स होता है, टेंशन वाला फोर्स होता है, इतने सारे फोर्सेस हैं। तो अगर किसी प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि इस फोर्स से वर्क डन निकालिए, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू ना दी जाए, जैसे मैंने कहा कि भाई टेंशन वाले फोर्स से होने वाला वर्क डन निकालिए, लेकिन हम तुमको प्रॉब्लम में टेंशन वाले फोर्स की वैल्यू नहीं दे रहे हैं। यानी जिस फोर्स से वर्क डन पूछा जाए, अगर प्रॉब्लम में वही फोर्स वैल्यू मिसिंग हो, प्रॉब्लम में उस फोर्स की वैल्यू ना दी जाए, तो अब हम किसको हेल्प लेते हैं,
इसी की कंजर्वेशन, ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको। तो आप जरा एक नोट लिखिए। %90 इन प्रॉब्लम, 90%, कॉमा कर दीजिए उसके बाद 90% के बाद, उसके बाद लिखो इन प्रॉब्लम 90%, उसके बाद कॉमा करिए इन प्रॉब्लम इफ वी वांट टू कैलकुलेट वर्क डन बाई 90%, उसके बाद कॉमा इफ वी वांट टू कैलकुलेट वर्क डन बाई एनी स्पेसिफिक फोर्स को अंडरलाइन कर देना, एनी स्पेसिफिक फोर्स बट दैट स्पेसिफिक फोर्स नॉट गिवन इन प्रॉब्लम, बट दैट स्पेसिफिक फोर्स नॉट गिवन इन प्रॉब्लम, बट दैट स्पेसिफिक फोर्स नॉट गिवन इन प्रॉब्लम, full stop. In this situation we use work energy theorem. 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 मैंने शुरू में 90% इसलिए कह दिया है क्योंकि हो सकता है कि मेरी ये बात 10% प्रॉब्लम्स के लिए फिट ना बैठे, तो ज़्यादातर केस में लेकिन ये बात कंप्लीट होती है कि अगर आपको वर्क डन चाहिए किसी स्पेसिफिक फोर्स की वजह से, बट प्रॉब्लम में उस फोर्स का वैल्यूएशन दिया ही नहीं गया है, तो ऐसी टिपिकल सिचुएशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। एक एग्जाम्पल लेकर के आपको और बताने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए कि क्वेश्चन में ये दिया गया कि एक ये बॉल है 20 किलोग्राम की है और ये अभी रेस्ट में है और फिर ये ड्रॉप की जाती है जेंटल तरीके से, ये ज़मीन पर पहुंचती है, ग्राउंड पर पहुंचती है, और जब ये ग्राउंड पर पहुंचती है तो इसकी अपनी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है। एक बॉल है जो कि 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप की गई है। तो यहाँ पर हमने आपसे पूछा कि भाई वर्क डन का पता लगाइए, वर्क डन बाई विस्कस फोर्स ड्यू टू एयर। विस्कस फोर्स वो फोर्स होता है जो कोई फ्लूइड यानी लिक्विड या फिर कोई गैस जो है किसी बॉडी पर लगाता है। जैसे कि अगर ये पेन को हमने ड्रॉप किया तो जो एयर है ना, इस एयर ने इस पेन पे कैसा फोर्स लगाया होगा? ऊपर की तरफ। जब आप तेज साइकिल चलाते हो तो हवा आपको क्या ढकेलती है? पीछे। और इसीलिए अब जो हवा आपको पीछे ढकेल रही है ये आप पर होने वाला क्या है? विस्कस फोर्स। क्यों लिखा जाता है गाड़ियों में उसके स्पीडोमीटर में कि जो आपकी आइडियल स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है? क्योंकि उसको पता है कि अगर तुम्हारी गाड़ी तेज भागेगी तो विस्कस फोर्स भी क्या लगेगा? तेज। तो इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो तेल ज़्यादा पिएगा, इसलिए एवरेज उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए लिखा जाता है, मेंशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें और क्वेश्चन को पूरा समझने की कोशिश करें कि ये जो 20 kg की बॉल है जब इसको छोड़ दिया गया होगा तो अब देखिए कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना होता है। एक चीज़ और आपको बताएं, अभी सबके लिए रिवीजन हो जाएगा कि लास्ट वाली क्लास में तुमने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा था, तो अब हम सी फॉर कंजर्वेटिव। तो जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। और फोर्स जो तुमने अप्लाई की है एक्सटर्नल, यानी वो फोर्स जो तुम लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड करेगा, वो एक्सटर्नल है। और जो फोर्स पोजीशन पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, वो कंजर्वेटिव है। और जो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, रास्ते पर डिपेंड करता है, वो नॉन कंजर्वेटिव है।
तो जो सिस्टम है, जो सामने आपकी प्रॉब्लम में जो सिस्टम है, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को पहले काउंट कर लो। तो एक तो इस पर mg फोर्स लग रहा है भाई, mg फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये किसी के कांटेक्ट में तो अभी है नहीं, तो दैट इज वाई ना तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ना ही कुछ और होगा, टेंशन वगैरह भी नहीं होगा, रस्सी तो है नहीं। हाँ, जब ये नीचे जाएगी तो एयर का विस्कस फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर लगेगा, F विस्कस फोर्स लगेगा। और देखो कोई फोर्स अगर हम भूल रहे हो तो बताइए। दो सब काउंट हो गए, बोलो भाई, सब काउंट हो गए ना। तो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है W टोटल बराबर डेल्टा के, यही तो कहती है। तो W टोटल में एक तो वर्क डन mg वाले फोर्स से, यानी W बाई mg वाला फोर्स, प्लस एक वर्क डन बाई विस्कस फोर्स से। तो विस्कस फोर्स को अभी शॉर्ट में FVS लिख देते हैं, V और साथ में F, तो विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे W बाई विस्कस फोर्स। देखो कोई फोर्स छूट रहा हो तो जल्दी बताओ, पक्का है ना, सारे फोर्सेस आ चुके हैं। तो कहता है कि, और देखो इस प्रॉब्लम में इसने हमसे पूछा कि वर्क डन बाई विस्कस फोर्स, लेकिन क्या विस्कस फोर्स की वैल्यू दी गई है, नहीं। और वही तुमने लिखा है कि 90% केसेस में हमारे सामने जब ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जिस स्पेसिफिक फोर्स की वजह से हमें वर्क डन चाहिए, वही स्पेसिफिक फोर्स प्रॉब्लम में दिया नहीं जाता। तो ऐसी टिपिकल सिचुएशन में 90% सिचुएशंस में ये फंडा हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का आप अप्लाई करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। डेल्टा के में क्या छिपा हुआ है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखिए के इनिशियल तो 0 हो गया क्योंकि रेस्ट से चला था, और जब लास्ट में वहां पहुंचा है तो कितना हो गया, के हाफ, m माने 20, स्पीड माने 20 स्क्वायर। अब वर्क डन बाई mg क्या होगा, तो mg वाला फोर्स काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 का, तो mg वाला वर्क डन बाई mg फोर्स, तो वर्क डन बाई mg फोर्स हो जाएगा फोर्स की वैल्यू। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है mg, और साथ में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 10, और आगे जो कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। और यहां पर हो जाएगा WVF विस्कस फोर्स। तो यहां से कितना आया, m की वैल्यू है 20 और g की वैल्यू है 10, इंटू में 10 प्लस का W विस्कस फोर्स बराबर आ गया 10 इंटू 400। तो ये आ गया 2 जा 400, कहां पर 20 की जगह पे ये g है। अच्छा, ये cos 0 1 होगा, तो यहां पे आ जाएगा 200 प्लस का विस्कस फोर्स वाला वर्क डन बराबर आ जाएगा, ये तो सही है 400। एक सेकेंड, m की वैल्यू कितनी है 20, g की वैल्यू कितनी है 10, और फिर ये आगे 10 और cos 0 हो गया 1, ये कितना हो जाएगा 2000, ये 2000, और यहाँ पर ये आ जाएगा 10 और ये 4, ये तो सही है ना 4000। तो विस्कस फोर्स से होने वाला जो वर्क डन है वो कितना आ गया 2000 जूल, ये आ गया। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सिस्टम पर कितने फोर्सेस लगे हुए हैं, ये देख लीजिए। और स्पेशली वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में तभी, वैसे तो बहुत जगहों पर ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई जाती है, लेकिन स्पेशली उन केसेस में ज़बरदस्त तरीके से लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें किसी स्पेसिफिक फोर्स से वर्क डन चाहिए, लेकिन जिस स्पेसिफिक फोर्स से वर्क डन चाहिए वो फोर्स नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, नोट करिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो जब आपसे फर्स्ट टाइम ये पूछा जाता था कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो आप डेफिनेशन बताते थे कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और सिंपली फिर आपके माइंड में रहता था कि पोटेंशियल एनर्जी U बराबर mgh। तो आज आप जरा पोटेंशियल एनर्जी की रियलिटी जानो कि ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड की गई है कैसे। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देनी है।
पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो ये, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कि हम कैलकुलस की लैंग्वेज में डी लिखेंगे, और चाहें तो आप डेल्टा यू से लिख सकते हैं, डेल्टा यू चलिए लिख सकते हैं, लिख लिया इसे, इज इक्वल टू होता है माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन होता है उसी वर्क डन को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी तभी याद किया जाएगा, तभी इसके बारे में सोचा जाएगा जब फोर्सेस कैसे होंगे, कंजर्वेटिव। जैसे आप अपनी मेमोरी को अगर शार्प करें तो आप ये ग्राउंड लेते थे और यहाँ से h हाइट पर एक मास ले लेते थे, तो यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती थी, mgh। यहाँ कितनी होती थी, 0। जरा चेंज निकालो तो कितना आ गया, mgh माइनस का 0 बराबर, ये तुमने चेंज निकाल लिया। अब ये तो इसी को, क्योंकि ये इनिशियल वाला तुम क्या लेते थे, 0, इसलिए तुम इसको बारे में कभी सोचते थे तो केवल क्या बोलते थे, mgh। एक्चुअली जब तुम mgh बोलते थे तो वो क्या होता था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता था, और जब आप उसको निकालोगे तो mgh माइनस 0 तो क्या रहने वाला, mgh। तो यहां पर बिठा लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, पहली बात। तो अब तुमने जो है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल दिया। अब हम निकालते हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर ये जो mg है, ये mg क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तुमने कहा कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, मानते हो mg कंजर्वेटिव है या नहीं मानते? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो जानते हो ना, मानते भी हो। तो mg का मतलब क्या है, mg का मतलब है m इंटू जी, किसका, अर्थ का, और ये m, और अर्थ का g क्या होता है, g me बाई आर स्क्वायर। me क्या होता है, अर्थ का मास, तो ये आ गया g स्मॉल m कैपिटल me बाई आर स्क्वायर। देखो है ये ग्रेविटेशनल की नहीं, तो mg जो है एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव में आता है। तो mg ने कितना वर्क किया जरा निकाल देते हैं। तो वर्क डन निकाला बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो फोर्स क्या है, mg, डिस्प्लेसमेंट क्या है, h, और आगे क्या लिखा, cos 0, तो यहां पर आ गया mgh। तुमने ये क्या निकाला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने क्या निकाला है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे? अब दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमने लिख दिया कि डेल्टा यू बराबर W बाई कंजर्वेटिव। नेगेटिव क्यों लगाया गया, इसके पीछे की कहानी सुनो। क्या नेगेटिव इसलिए लगाया गया है कि जब कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा घटती है, ऑलवेज कम होती है। देखो ये जो तुमने लिखा है ना mgh माइनस 0, ये तुम छोटे थे तब तो सही है, अब बड़ी क्लास में आप हो, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले आपका पार्टिकल कहां पर है, यहां पर है, तो ये क्या बना, ये क्या बना, इनिशियल, और अब ये कहां आएगा, जमीन पर। अरे बोलो यार, मेरा ये मार्कर क्या यहां रह सकता है, ये कहां रुकेगा जाके, जमीन पर। इनिशियल क्या हुआ ये, फाइनल क्या हुआ ये। तो रियलिटी यहां पर ये है कि फाइनल वाली वैल्यू कितनी है, 0, और ये क्या है, mgh। देखो वो भी पिक्चर क्लियर करो कि यहाँ नेगेटिव क्यों लगाया गया है, और नेगेटिव क्या बताता है, अब उसको समझो। नेगेटिव ये बताता है कि जब जब कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन करेंगे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जैसे आप देखो, कंजर्वेटिव फोर्स ने इस मास को यहां से यहां पहुंचा दिया, h कम हो गया, फिर यहां से यहां पहुंचा दिया, h कम और हो गया। तो जब h कम हो गया तो mgh वाली वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। एंड दैट नेगेटिव रिप्रेजेंट दिस वे, कि नेगेटिव ये बताता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जब जब अपना काम कर रहे होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लगातार क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी।
एंड दैट इज़ वाई ये नेगेटिव साइन दिखता है। मैंने आपको उस एग्जाम्पल से प्रूफ कराने की कोशिश की है जो तुम पहले से जानते हो। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, तो आप सीधा सीधा स्टेटमेंट बोलो कि पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और जो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इस चेंज में एक होता है इनिशियल और एक क्या होता है? फाइनल। अगर इनमें से कोई एक क्या है? जीरो, तो चेंज हमारा क्या आएगा? एक सिंगल की वैल्यू के बराबर मिलेगा। ठीक है, नोट करिए आप इसको। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि du इज इक्वल टू माइनस में W फॉर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव, यानी पोटेंशियल एनर्जी की बातें तब नहीं की जाती जब हमारे पास में फोर्सेस जो हैं कंजर्वेटिव नहीं होते। तो du का मतलब हो जाएगा u फाइनल माइनस का क्या हो जाएगा? u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस का W बाई कंजर्वेटिव। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस जब जब वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी? कम होगी। तो जब कम होगी तो यानी कि इनिशियल वाली वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा, और फाइनल वाली वैल्यू क्या होगी? कम। तो यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड है वो कैसा आएगा? नेगेटिव। तो राइट हैंड भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव हमने वहाँ पे क्या कर दिया? लगा दिया। या ये सोचो कि यहाँ नेगेटिव नहीं लगा था, या ये सोचो कि यहाँ नेगेटिव नहीं लगा था, लेकिन ये बात कंफर्म है कि लेफ्ट हैंड में क्या आएगा? नेगेटिव। तो वो नेगेटिव यहाँ पहुँचा दिया। जैसे चाहे वैसे समझ लें। तो जब लिख लिया है आपने तो आगे एक स्टार पॉइंट लिखिए। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट when work done by conservative force take place, that when work done by conservative force take place, work done by conservative force take place, work done by conservative force take place, then potential energy, देन से जो भी लिखेंगे सब अंडरलाइन करके लिखें। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक। अब बात करते हैं कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी पहले बताओ क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल है वो क्या बन जाता है? मैकेनिकल एनर्जी। तो अगली हमारी हेडिंग है, हेडिंग को आप जरा आराम से समझें, फिर कहीं कोई डाउट हो तो बताएं, जब कहा जाए तब नोट करें। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इसी ग्रेविटेशन चैप्टर में वर्क एनर्जी थ्योरम भी कंप्लीट हुआ और उससे जुड़े हुए सारे फीचर सब चल रहे हैं। तो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है ये बाद में देखेंगे, पहले वर्किंग शुरू करते हैं। चलिए, हमने मान लिया कि वी हैव ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जहां केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो वी हैव ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अगर हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो हमको ये फंडा बता दिया गया है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डब्लू, डब्लू माने वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये बता दिया गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U फाइनल माइनस का U इनिशियल, और ये माइनस। और वर्क एनर्जी थ्योरम ने हमें क्या सिखाया था, जरा उसको रिकॉल करते हैं। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, जिससे आज की क्लास की स्टार्टिंग हुई थी, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ने हमको सिखाया था
W बराबर होता है डेल्टा के, W बाई टोटल फोर्स, और डेल्टा के क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बताया था। तो यहाँ पे W बाई कंजर्वेटिव फोर्स है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिखा W बाई टोटल फोर्स। अगर आपके पास केवल कंजर्वेटिव है तो W बाई टोटल कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेल्टा के। तो ये आ गया U फाइनल माइनस का U इनिशियल, K फाइनल माइनस का K इनिशियल, ठीक है। तो ये आ गया U फाइनल माइनस का U इनिशियल माइनस का K फाइनल प्लस का K इनिशियल। तो ये आया U फाइनल प्लस K फाइनल बराबर आ गया U इनिशियल प्लस K इनिशियल, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिलके क्या बनाती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हो गई इनिशियल वाली मैकेनिकल एनर्जी, और ये हो गई फाइनल वाली मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या सीखने को मिला कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर प्रेजेंट देन टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। भाई अगर इनिशियल वाली एनर्जी और बराबर है फाइनल वाली एनर्जी, तो इससे क्या सीखने को मिला, इससे यही तो सीखने को मिला कि जो टोटल एनर्जी है E, जो कि बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर किसके है, कांस्टेंट के है। और इसी टोटल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। स्टेटमेंट अब आप यहां से बना सकते हो, क्या बनेगा स्टेटमेंट, फिर से सुन लो। स्टेटमेंट बनेगा कि इन ए सिस्टम इफ कंजर्वेटिव फोर्सेज आर प्रेजेंट देन द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन सेम। यानी कि वर्कडन से पहले अगर टोटल एनर्जी 100 जूल थी तो वर्कडन के बाद भी कितनी रहेगी, 100। नोट करिए, स्टेटमेंट बाद में लिखते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। अब अगर हमारे पास में, अभी तो हमने कहा केवल कंजर्वेटिव फोर्सेज, स्टेटमेंट दे दिया जाए, यहां पर आ गए आप, लिखें स्टेटमेंट, कैसे स्टार पॉइंट बना के लिखें। फॉर ए गिवन सिस्टम, when only conservative forces take place, ये वाली लाइन अंडरलाइन कर देना। फॉर ए गिवन सिस्टम when only conservative forces take place, then change in total energy of system always become zero. Change in total energy of system always become zero. जो लिखा हुआ है उसको यहां से समझो, ये क्या है, E फाइनल, और ये क्या है, E इनिशियल। तो E फाइनल माइनस E इनिशियल क्या रहेगा, 0। तो वही आपने लिखा है, चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑलवेज बिकम 0। मीन्स के आगे लिखो फाइनल टोटल एनर्जी बराबर इनिशियल टोटल एनर्जी, मीन्स फाइनल टोटल एनर्जी बराबर इनिशियल टोटल एनर्जी, फाइनल टोटल एनर्जी बराबर इनिशियल टोटल एनर्जी। ठीक, ये तो उस समय का आपने एनर्जी कंजर्वेशन कहा जिस समय केवल क्या थे, कंजर्वेटिव थे। अब आगे चलते हैं, हेडिंग हमारी यही है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अब हमने फिर से लिखा W टोटल बराबर है डेल्टा के, ये होता है किसकी हेल्प से, फ्रॉम
वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। तो W टोटल बराबर है डेल्टा के, ये स्टेटमेंट देता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वी नो दैट, ये हम जानते हैं। तो अब W टोटल किसी सिस्टम में टोटल वर्क डन, तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास में सिस्टम है, इस सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हैं, FC C फॉर कंजर्वेटिव। यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, FNC, N फॉर नॉन, C फॉर कंजर्वेटिव। और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। ऐसा फोर्स जो आप चाहें तो लग जाए, चाहें तो ना लगे, वो एक्सटर्नल है। तो अब W टोटल में क्या आ जाएगा? W टोटल में आ जाएगा W बाई FC, FC माने कंजर्वेटिव फोर्स से होने वाला वर्क डन, प्लस W बाई NC, FNC, NC माने नॉन कंजर्वेटिव से होने वाला वर्क डन, प्लस W बाई एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल, और ये हो गया डेल्टा के। तो अब जरा इसको देखो भाई, W बाई कंजर्वेटिव, तो W बाई कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा U, और ये हो जाएगा W बाई FNC, NC माने नॉन कंजर्वेटिव, और प्लस का W बाई एक्सटर्नल। नकल थोड़ा अकल के साथ करिएगा, आप किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पता चली कि वो होता है डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस का W बाई कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? W बाई कंजर्वेटिव, तो नेगेटिव उधर भेज दो, तो माइनस का डेल्टा U हो जाएगा W बाई F कंजर्वेटिव। तो ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट वन क्या स्टेप होगा हमारा, माइनस U फाइनल माइनस का U इनिशियल, और ये ले लिया W, और यहाँ पे NC लिख दिया, NC मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से होने वाला वर्क डन, और यहाँ पे W, और यहाँ पे EXT लिख दिया, एक्सटर्नल वाले फोर्स से होने वाला वर्क डन, और यहाँ लिखा K फाइनल माइनस का K इनिशियल। तो ये आ जाएगा WNC प्लस का W एक्सटर्नल इज इक्वल टू K फाइनल है, ये U वाले टर्म को उधर ले जा रहे हैं, तो आप देखो K फाइनल है, साथ में क्या आ जाएगा? U फाइनल, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का U इनिशियल, प्लस का U इनिशियल, और उधर क्या? माइनस का K इनिशियल। तो यहाँ पर ये प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, K इनिशियल माइनस का U इनिशियल, तो ये आ जाएगा WNC और प्लस का W एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा K फाइनल U फाइनल, और माइनस का K इनिशियल प्लस U इनिशियल, तो WNC प्लस का W एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया टोटल एनर्जी फाइनल वाली, और ये हो गया टोटल एनर्जी इनिशियल वाली। तो ये आ गया WNC और प्लस का W एक्सटर्नल, ये आ जाएगा डेल्टा E। क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि अगर किसी सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, तो इनसे जो होने वाला वर्क डन है, इनसे जो होने वाला टोटल वर्क डन है, वो सिस्टम की टोटल चेंज इन एनर्जी के क्या होता है? बराबर। या टोटल चेंज इन एनर्जी बराबर किसके है? इनके। यानी जो वर्क डन है वो किस में बदल जाता है? एनर्जी में। जो एनर्जी वो किस में बदल जाता है? वर्क डन में। एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन। खत्म नहीं होता, लॉस नहीं होता भाई। जो वर्क डन है वो किस में बदल गया? एनर्जी में, चेंज इन एनर्जी में।
या चेंज इन एनर्जी जो है किस में बदल गया, बाई द वर्क डन। तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में बदल जाता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंजर्वेशन, कंजर्व रहना। क्लियर ये बात। तो सेम हेडिंग डाल करके प्रोसेस यहाँ तक लाइए, फिर स्टेटमेंट दिया जाए। हमें ये पता हो चुका है कि वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, ये सब पता हो चुका है। तो उसी ट्रैक पर वापस आते हैं। पहले ये स्टेटमेंट हम लिखा नहीं रहे हैं, आप सुन लो। स्टेटमेंट यहाँ पर ये है कि एक सिस्टम था, तो पता चला कि इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी थी, सपोज कर लो कि वो 80 थी। हम कहीं से लौट करके जब वापस आए तो इसमें देखा कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो 100 हो गई, 100। तो हमने कहा कि सिस्टम की एनर्जी चेंज हो गई है। कितने का चेंज आया, 20 का। तो मैं समझ गया कि ये जो 20 जूल है ये क्या है, दैट 20 जूल इज टोटल वर्क डन बाय एनसी एंड एक्सटर्नल। मैंने कहा ये जो 20 जूल है, ये 20 जूल है टोटल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड एक्सटर्नल फोर्सेज। ये मैंने स्टेटमेंट दिया कि 20 जूल के बराबर ही नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल ने मिल करके वर्क डन किया है। जब मैंने ये स्टेटमेंट दिया तो आपने कहा कि एक्सटर्नल तो कोई है ही नहीं, कि सिस्टम को तो किसी ने छुआ ही नहीं है, तो एक्सटर्नल तो कोई है नहीं। तो हमने कहा फिर मेरा स्टेटमेंट बदल जाएगा कि ये जो 20 जूल है, दैट 20 जूल इज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब तुमने बोला कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी में अगर चेंज आया है तो इन लोगों ने मिल करके किया होगा। अगर सिस्टम की एनर्जी 80 थी और 100 हो गई है, तो ये तो मानने को तैयार ही नहीं है कि नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। अगर नॉन कंजर्वेटिव नहीं है तो 100% क्या रहा होगा, एक्सटर्नल। और अगर एक्सटर्नल नहीं है तो 100% क्या रहा होगा, नॉन कंजर्वेटिव। या फिर दोनों रहे होंगे, दोनों नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत। तो इफ ए एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज चेंजिंग, if total energy of a system is changing, it means non-conservative as well as external forces take place and due to these forces work done take place। हाँ, ये स्कोप रहेगा कि आप ये नहीं है तो अकेला ये सारा काम कर रहा होगा, और अगर ये नहीं है तो अकेला ये सारा काम कर रहा होगा। लेकिन अगर एनर्जी टोटल बदली है, चेंज आया है, तो 100% हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि वर्क डन किसने किया है, नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। क्लियर ये स्टेटमेंट। तो अब वापस उसी ट्रैक पर चलते हैं कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकाल ली थी कि वैल्यू कैसे निकलती है। फीचर जान लिए थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत वीक फोर्स होता है, नेचर का फोर्स है। ये फोर्स हम नहीं लाए, ये नेचर लाया है। भाई मास कौन लाया, नेचर। तो ये फोर्स भी कैसा है, नेचर। तो नेचर का ये सबसे कमजोर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल। इससे जो स्ट्रांग होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रिक। और जो इस इलेक्ट्रिक से भी जो स्ट्रांग होता है वो कौन होता है, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। तो फिलहाल ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नेचुरल फोर्स है, सबसे वीक होता है। इसकी वैल्यू निकालनी आती है, F = G m1 m2 बाई r²। ठीक। अब मास के लिए हमने पहले भी डिस्कशन किया है, किस फेज में किया ये तो याद नहीं है, कि अगर आपसे बोला जाए इनर्शियल मास, इनर्शियल मास, और अगर आपसे बोला जाए ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास, तो दोनों में भाई डिफरेंस क्या है। इनर्शियल मास बराबर होता है, इनर्शियल मास बराबर फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल मास बराबर होता है, ग्रेविटेशनल मास बराबर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन में क्या, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन। ठीक है। तो इनर्शियल मास में फोर्स और एक्सेलरेशन का रेशियो आएगा, जबकि ग्रेविटेशनल मास में क्या आएगा, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स, और नीचे एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, ग्रेविटी वाला। क्लियर ये बात।
और फिर ये भी डिस्कशन हुआ था कि अगर आप दोनों मासेस निकाल करके रेशियो लोगे तो क्या आएगा 1:1, दोनों कैसे आते हैं, बराबर आते हैं। लेकिन ये वाला जो इनर्शियल वाला मास है वो इनर्शिया की बात करता है, और जो ग्रेविटेशनल वाला मास है वो ग्रेविटी की बात करता है। जैसे मैंने बोला कि बहुत छोटा मास है तो बहुत छोटा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, बहुत बड़ा मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बड़ा हो जाएगा। तो जब हम मास को डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसी मास को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल मास। एंड व्हेन वी डिस्कस, व्हेन वी थिंक अबाउट द मास ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया, तो हमने कहा कि भाई चलती हुई ट्रेन को रोकना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा मास है, लेकिन एक क्रिकेट बॉल जो मेरी तरफ आ रही है उसको हाथ लगा के रोक दूंगा क्योंकि उसके पास कैसा मास है, छोटा मास। तो यहाँ पर मास वाला जो फीचर मेरे दिमाग में आ रहा है वो सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है, इनर्शिया, कि ज़्यादा मास है तो ज़्यादा इनर्शिया है और कम मास है तो कम इनर्शिया। तो अब जो मेरी मास की थिंकिंग है वो कौन सी चल रही है, इनर्शियल मास। तो बहुत सिंपल वे में आप जब कभी डिफाइंड करें कि व्हाट इज द इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास, तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द मास, व्हेन वी थिंक अबाउट द मास on the basis of inertia, then mass is called the inertial mass. When we discuss about the mass on the basis of gravity, on the basis of gravitational force, then mass become gravitational mass। ठीक है। और जब इन दोनों मासेस को, जैसे मान लीजिए कि किन्हीं मासेस को आपने इनर्शिया के करस्पॉन्डिंग अपनी सोच में काउंट किया, उसी मास को किसी ने ग्रेविटेशनल के उसमें जो है काउंट किया, दोनों ने जब वैल्यू निकाली तो जब दोनों का रेशियो आता है तो कैसा आता है, 1:1। ठीक है, क्लियर ये बात। लिखाने की जरूरत हो तो बता देना, जरूरत है नहीं, फिर भी भूलोगे तो फिर मैं बता दूंगा क्योंकि ये एक ऐसा फीचर्स है जो बार बार आपके पास आएगा। मैं फाइनली आपको बता दूं, इनर्शियल मास के बारे में कुछ लिखना है तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द मास ऑन बेसिस ऑफ इनर्शिया, then the mass is called the inertial mass. When we discuss about the mass on the basis of gravity, on the basis of gravitational force, then mass is called the gravitational mass। ठीक है। एक रिजल्ट यहां पे आपको और बता दें कि एक टर्म आता है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, और दूसरा टर्म आता है वेरिएंट, वेरिएंट कॉमा इनवेरिएंट। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसका स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल वैल्यू निकला है वो क्वांटाइज्ड है। जैसे चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू कितनी आई है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इससे छोटा चार्ज होता है नहीं। अगर कोई चार्ज टूटेगा तो इन्हीं वैल्यू में टूटेगा, तो सारे के सारे टुकड़े कैसे होंगे, आइडेंटिकल। और अगर कोई चार्ज कंपाइल होगा तो इसी वैल्यू के साथ कंपाइल होगा। तो ये क्वांटाइजेशन है। ये क्या है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू कंफर्म हो, यानी इससे छोटी वैल्यू फिर ना मिले। दूसरा, ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू रखने वाला जो है, तो अगर मैंने डिक्लेयर किया कि ये स्मॉलेस्ट चार्ज है और ये ऐसा दिखता है, इसका फिजिकल ऐसा है, तो जो अगला स्मॉलेस्ट होगा उसका भी फिजिकल वैसा ही होगा। जो और स्मॉलेस्ट होगा अगला वाला वो भी कैसा होगा, सेम। तो ऑल द स्मॉलेस्ट पीसेज आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इन फिजिकल, यानी कि फिजिकल मतलब उनकी अपनी जो शेप और साइज है उसमें, और एज वेल एज वैल्यू, तो कहा जाएगा क्वांटाइजेशन है। मैं आपसे पूछता हूं कि इस क्लास की जो दीवारें हैं क्या क्वांटाइज्ड हैं? तो दिमाग लगाया कि अगर मैं इस दीवार के बारे में सोचूं तो इसमें क्या लगी होगी, 1 ब्रिक लगी होगी, कहीं आधी ब्रिक भी तो लगी होगी, तो क्वांटाइजेशन फेल हो गया। क्योंकि तुमने ये सोचा कि इस दीवार का क्वांटाइज्ड क्या है, 1 ब्रिक, तो 1 ब्रिक तुम लेकर के आए, तुमने कहा सर ये क्वांटाइज्ड है। तो जो
अदर हमारे पास स्मॉलेस्ट लेकर के आया तो वो देखने में और ये देखने में कैसा होना चाहिए, सेम। वो वैल्यू में और ये वैल्यू में कैसा होना चाहिए, सेम। पता चला कि एक जो है आधा पीस निकल के आया तो क्वांटाइजेशन क्या हो गया, फेल। क्लियर है बात। तो जो क्वांटाइजेशन है तो ये एक ऐसा टर्म है जिसको मैंने अभी आपको बताया, अगर आप किसी पर्टिकुलर को स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल टुकड़ों में ब्रेक कर सको तो क्या बन जाएगा, क्वांटाइज्ड। और नहीं ब्रेक कर सकते हो तो फिर क्वांटाइजेशन नहीं है। तो एक तो मास का क्वांटाइजेशन अभी तक नहीं आ पाया, यानी अभी तक हमारी साइंस को ये नहीं पता कि सबसे छोटा मास कितना होता है, ये नहीं पता। ये तो पता चल चुका है कि सबसे छोटा चार्ज इतना होता है, इससे छोटा चार्ज नहीं होता है, इससे जो छोटा चार्ज होता भी है वो अभी आगे पढ़ोगे लेकिन वो स्टेबल नहीं होता। इससे भी छोटा चार्ज होते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं, स्टेबल नहीं होते। उनकी जो उम्र होती है पैदा होते ही मर जाते हैं। 10 की पावर नेगेटिव 16 सेकंड किसी की है, 10 की पावर नेगेटिव 15 सेकंड है। इसी हॉल के अंदर कई सारे चार्जेस ऐसे हैं जो कि वैल्यू में इससे भी छोटे हैं, लेकिन ये बस बने और खत्म हो गए। एंड दैट इज वाई ये स्टेबल नहीं है, इसलिए इनको अभी छोड़ दिया गया है। क्वांटाइजेशन में चार्ज की मिनिमम वैल्यू स्टेबल वाली कितनी है, इतनी। तो मास का सबसे छोटा वैल्यू अभी तक नहीं आ पाया है। तो क्वांटाइजेशन तो मास, या ऐसे लिख दिया जाए, क्वांटाइजेशन रूल नॉट वैलिड फॉर मास टिल नाउ। हो सकता है कि आप पढ़ करके 11th पास करके निकलो और पेपर में खबर छपे कि मास का क्वांटाइजेशन पता चल चुका है, बट अभी तक मास का क्वांटाइजेशन पता नहीं हो पाया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू ऑफ मास नॉट नोन। अभी तक कोई ये नहीं जानता कि सबसे कम मास कहां पर है, कितना है। ठीक है, अब चलते हैं वेरिएंट और इनवेरिएंट। तो वेरिएंट का मतलब होता है, वेरिएंट मींस चेंज विद स्पीड, और इनवेरिएंट का मतलब होता है मींस नॉट चेंज विद स्पीड। समझो बात को। जैसे आपने कहा कि ये 20 कूलाम चार्ज है और ये रेस्ट में है और इसकी वैल्यू 20 कूलाम है। अचानक से ये चार्ज 20 कूलाम वाला चलने लगा, तो चल रहा था, तो अब जरा इसका चार्ज निकालो, अभी भी कितना आएगा, 20। यानी कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में अपनी वैल्यू 20 कूलाम दे रहा है, तो जब ये मोशन करता है तो भी वैल्यू कितनी आती है, 20। तो इसको बोला जाएगा चार्ज में कौन सी बात है, इनवेरिएंट। तो कम टू द पॉइंट, डिस्कशन हो रहा था कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। तो पता चला कि आज तक मास ने क्वांटाइजेशन रूल फॉलो नहीं किया। इसका मतलब है कि क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया कि क्या मास की कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास है कि उससे कम ना हो, तो अभी तक तो नहीं पता है। वेरिएंट का मतलब होता है कि स्पीड के साथ बदल जाए तो वो वेरिएंट है, और स्पीड के साथ ना बदले तो वो इनवेरिएंट है। मैंने बताया कि चार्ज जो होता है वो स्पीड के साथ नहीं बदलता है। अगर किसी के पास में चार्ज x कूलाम है तो जब वो मूव करेगा तो भी वैल्यू कितनी रहेगी, x कूलाम, और जब वो रेस्ट में रहेगा तब भी वो x कूलाम। लेकिन मास आपका जो है वेरिएंट है। अगर आपकी कार सड़क पर खड़ी है, बाहर खड़ी है, उसका मास है x किलोग्राम, अब वो चलने लगी, उसका मास x किलोग्राम नहीं है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और बन गया कि जो मास होता है, मास इज वेरिएंट। अब जब मास वेरिएंट है, ये पॉइंट निकल के आया, तो क्या रिलेशन है, अगर मास कोई रेस्ट में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मास कोई पर्टिकुलर मूविंग है तो मास क्या होगा। तो यहां पर जो m नॉट है इसको हम बोलेंगे मास इन रेस्ट पोजीशन, मास इन रेस्ट पोजीशन, सिंपली यू से रेस्ट मास। और अगर m की बात करें तो मैं बोलूंगा मास इन डायनेमिक पोजीशन। डायनेमिक पोजीशन मतलब आपकी कार खड़ी है तो अब आपकी कार का मास कितना होगा, m नॉट।
अब वो दौड़ रही है तो अब आपकी कार का मास कितना होगा m। तो एक रिलेशन निकल के आया फिजिक्स में m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस रिलेशन के बारे में आप 12th क्लास में ज़्यादा पढ़ोगे, लेकिन अभी केवल रिलेशन आपके सामने है। तो m नॉट यहाँ पर क्या है, मास इन रेस्ट, m क्या है, डायनेमिक मास, c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, और v स्पीड ऑफ मास सिस्टम, जो सिस्टम मास चल रहा है उसकी स्पीड है। अब आप सोच के देखिए कि जब आप अपनी कार भगाते हैं तो कितना स्पीडोमीटर में क्या लिखा है, 200 किलोमीटर पर आवर। जो ऑर्डिनरी है वो तो 180 पे ही स्टॉप हो जाता है, तो ऊपर तुम्हारा है 180 किलोमीटर पर आवर, 180 के बाद 30 और लगा दो, तो 180 इंटू 10 की पावर 3, और नीचे क्या लिखा है 3 इंटू 10 की पावर 8। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो जनरल आपके पास में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जब आप उनको मोशन में लाते हो तो उनका v क्या होता है, बहुत 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 छोटा। एंड दैट इज वाई ये जो टर्म है ये क्या हो जाता है, इग्नोर करने लायक हो जाता है, क्योंकि ये भाई v ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, तो 1 से जो माइनस होने वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, वेरी 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 स्मॉल। तो समटाइम्स वी इग्नोर दिस। तो अब हम लोग क्या बोल देते हैं, m बराबर m नॉट। यानी अगर तुमको मास का वेरिएंट अच्छे से काउंट करना है, फील करना है, तो आपको अपना ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से कम कुछ आसपास चलाना पड़ेगा। यानी आप ऐसे बोलोगे कि मेरे ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से आधी है, तब कुछ बात बनेगी कि स्पीड ऑफ लाइट से आधी है, तो कंपैरिजन अब हो पाएगा। सोच के देखो, अगर v की वैल्यू c की आधी हो जाए तो क्या बनेगा यहाँ पर 1/4, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1/4, तो क्या आया 3/4, रूट में 3/4। तो रूट में जब 3/4, अगर v की वैल्यू c/2 है तो m बराबर आया m नॉट, और नीचे क्या आया अंडर रूट 3/4। तो ये आ गया 2m नॉट अपॉन में रूट 3, 1.732। तो आप देखो ये वाला मास इस वाले मास से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यानी कि जो डायनेमिक मास होता है वो रेस्ट मास से क्या होता है, ज्यादा होता है। डायनेमिक मास रेस्ट मास से क्या होता है, ज्यादा। बट इसको काउंट करने के लिए तुम्हारा मास सिस्टम जब चले तो उसकी स्पीड की जो वैल्यू है वो स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेटिवली क्या होनी चाहिए, कंपेयर होनी चाहिए। ऐसे कंपेयर नहीं होगी कि आपकी अपनी स्पीड कितनी मास सिस्टम की, तो आपने बोला 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी क्या है 3×10⁸, कोई कंपेरिजन ही नहीं है। एंड दैट इज वाई फिर m बराबर क्या रहता है, अप्रॉक्सीमेट m नॉट। नोट करिए।